नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया है। जमीन विवाद में कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था। मरने से पहले पुलिस को उन्होंने बयान दिया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि लोगों के एक समूह द्वारा बुधवार को मंदिरों के पुजारी पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया गया। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि असम में अगले नवंबर महीने से सरकारी सहायता से चलने वाले 614 मदरसे और 101 संस्कृत स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। असम की बीजेपी सरकार ने धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं देने की नीति के तहत ये फैसला किया है। वहीं लोगों का कहना है कि तर्क चाहे जो भी दिए जाएं, लेकिन जिस तरह से 2016 के चुनाव में असम में सत्ता संभालने वाली बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है और संघ की योजनाओं पर अमल करती रही है, उसे देखते हुए मदरसों को बंद करने के फैसले के पीछे भी उसकी सांप्रदायिक सोच नजर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि 2020-21 के पहले क्वार्टर में जीडीपी वृद्धि दर -23.9% हो गई थी, लेकिन बाद में इसमें सुधार के आसार दिख रहे हैं। यही वजह है कि पूरे साल की जीडीपी वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन 8 लोगों में आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायक, ज्योति जगताप, स्टेन स्वामी और मिलिंद तेलतुंबड़े का नाम शामिल है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने आदिवासियों के लिए काम करने वाले 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वामी के सहयोगी ने ये जानकारी दी है। एनआईए महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में जांच कर रही है और वह इस मामले में स्टेन स्वामी के घर कई बार छापा मार चुकी थी। स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है। ख्याति प्राप्त इतिहासकार रामचंद्र गुहा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस गिरफ्तारी पर मोदी सरकार की आलोचना की है। बिहार चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक अच्छी खबर है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। हालांकि चाईबासा मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका केस में वो सजायाफ्ता हैं और इस मामले में उन्हें अभी जमानत मिलना बाकी है। लालू यादव के वकील उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध जारी है और इसीलिए पंजाब में टोल प्लाजा, रेलवे जंक्शन और फ्यूल स्टेशनों पर राजस्व घाटा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन से रेलवे को 200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो चुका है, तो वहीं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पंजाब और हरियाणा में लगभग 11 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बता दें, किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कुछ टीवी चैनलों का नाम लेते हुए टीआरपी रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के अलावा 2 अन्य चैनलों के नाम इस रैकेट में सामने आए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से और पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम किया। वहीं आज तक के मुताबिक मुंबई पुलिस की पड़ताल में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे हुए हैं। इस डायरी में कई घरवालों के नाम दर्ज हैं। इन घरवालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए हर महीने तयशुदा रकम दी जाती थी। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना बिहार चुनाव में लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,06,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,93,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,65,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 10,60,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,76,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 76,07,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,12,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,28,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,48,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।